young learners, welcome to this video of my classroom. Yes, this is your classroom. आज की क्लास में हम क्लास 6 NCERT का चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक तंतु से वस्त्र तक देखेंगे। तो आज इस एक वीडियो में हम फाइबर से फैब्रिक तक का सफर तय करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन ये पूछूंगी कि क्या कभी आप अपनी मम्मी के साथ कपड़ों की दुकान पर शॉपिंग करने गए हो? हाँ, गए होंगे। आप देख सकते हो कि किस तरह ये कपड़े अलग अलग कॉलम में रखे गए हैं और शायद कुछ रीजन तो होगा। खैर, आगे देखते हैं। अब आप मुझे बताएं कि आपकी मम्मी जब कपड़े खरीदती है ना आपके लिए, तो उन कपड़ों को टच करके क्यों देखती हैं? शॉपकीपर से ऐसा क्यों बोलती हैं कि इस कपड़े का मटेरियल अच्छा नहीं है, दूसरा मटेरियल दिखाओ? आपके घर की चादर, पिलो कवर्स, पर्दे, ये सारे अलग अलग मटेरियल के होते हैं। आप जब उन्हें टच करते हो तो वो अलग मटेरियल के होते हैं, लेकिन आपके बैग का तो डिफरेंट मटेरियल होता है। तो ये डिफरेंशिएशन क्यों हुआ? तो अब आप मुझे बताएं कि यदि आपकी मम्मी इस तरह से स्वेटर बुन रही हैं और आप इसका एक धागा आप निकालते जाओ, तो वो धागा जैसे जैसे आप निकालते जाओगे तो आप देखोगे ये तो पूरी स्वेटर ही खुल गई, ये वापस से इस धागे में कन्वर्ट हो गई। ये कैसे हो गया? ऐसे में तो आपको अपनी मम्मी से डांट पड़ जाएगी, आपने उनकी स्वेटर खराब कर दी। ऐसे काम नहीं करना। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि उस धागे से वो कपड़ा बना होगा। कभी आपने अपनी दादी या मम्मी की हेल्प की है ऐसे सुई में धागा डालने के लिए? तो जब आप सुई में धागा डालते हो, तब आप देखते हो कि वो धागा आसानी से अंदर नहीं जाता है, तो आप उसको बहुत ज़्यादा रब करने की कोशिश करते हो, उसको और ज़्यादा थिनर बनाते जाते हो, और जैसे जैसे आप उसे थिन करते जाते हो तो आप देखते हो कि उसमें से कुछ रेशे निकलने लगते हैं, कुछ इस तरीके से रेशे निकलने लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो धागा आप देख रहे हो, ये धागा भी और भी छोटे छोटे धागों से मिलके बना होगा। So, the thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. इसी फाइबर के बारे में तो हम पढ़ने वाले थे। तो फाइबर्स क्या होते हैं? जो हमारा धागा होता है, जो हमारी थ्रेड होती है, वो और भी ज़्यादा पतले पतले रेशों के द्वारा बनी हुई होती है। उन्हीं थिनर स्ट्रैंड्स को हम फाइबर्स बोलते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह एक फैब्रिक को बनाने के लिए इतने थिनर फाइबर्स का यूज होता है। के लिए हमेशा याद रखना कि फाइबर से यान बनता है और यान से फैब्रिक बनता है। तो यदि फाइबर अलग तरह का होगा तो उसका यान भी अलग तरह का होगा और उसका फैब्रिक भी अलग तरह का होगा। तो आपको इससे एक बात समझ आई जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखी थी कि जब हमारी मम्मी कपड़े खरीदती हैं तो वो टच करके क्यों देखती हैं? क्योंकि हर कपड़े का फैब्रिक अलग होता है और हम टच करके पता कर सकते हैं कि कौन सा फैब्रिक हमारे लिए कंफर्टेबल होगा। तो उसी तरह अलग अलग फैब्रिक के अकॉर्डिंग ये जो शॉपकीपर है वो कपड़ों को अलग अलग जगह रखता है। और हमारी जो बेडशीट है, पिलो कवर है, कर्टन्स है और जो हमारा बैग है वो अलग तरह के फैब्रिक का बना हुआ है, इसलिए वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फाइबर्स के बारे में। फाइबर्स कितने तरह के होते हैं? फाइबर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल फाइबर्स, दूसरा होता है सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं? तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. These are called natural fibers. नेचुरल फाइबर्स आप नाम से समझ सकते हैं कि वे फाइबर्स जो हमें नेचुरल चीजों से मिलते हैं। नेचुरल चीज मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जब फाइबर्स हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं तो उन्हें हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। नेचुरल फाइबर्स के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल।
कॉटन एंड जूट हमें कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है, तो इसे हम प्लांट फाइबर भी बोल सकते हैं। और सिल्क एंड वूल हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें किसी एनिमल से मिलता है, तो इसे हम एनिमल फाइबर्स भी बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। Fibers are also made from chemical substances which are not obtained from plants or animal source. These are called synthetic fibers. मतलब जो हमें प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते हैं, इसके अलावा जो केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जो इंडस्ट्रीज में बनते हैं, उन फाइबर्स को हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स की क्या एग्जाम्पल है? पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रेलिक। यदि आप इस फैब्रिक के मटेरियल को देखोगे तो ये है जूट, जो कि हमें प्लांट से मिलता है, मतलब ये नेचुरल फाइबर है। दूसरी तरफ इस तरह की रस्सी आपने बहुत जगह देखी होगी, आपके घर में भी आपने देखी होगी, तो ये हमारी इंडस्ट्रीज में बनता है, ये सिंथेटिक फाइबर है। तो सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर्स का कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्लास 6th में हमें सिर्फ प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ना है। क्लास 7th में हम एनिमल फाइबर्स पे जाएंगे। सबसे पहला है कॉटन। तो कॉटन क्या होता है? कॉटन तो आप सभी ने देखा होगा, आपके घर में बहुत सारी चीजों में कॉटन का यूज होता है। जब आप दिया जलाते हो, लैंप लाइट करते हो, तो कॉटन का यूज होता है। जब यदि आपको किसी को फर्स्ट एड देना होता है, किसी को चोट लग जाती है, तो भी कॉटन का यूज होता है। कॉटन के बहुत सारे यूजेस हैं। तो ये आता कहाँ से है? तो ये आता है हमारे फील्ड से, हमारे खेतों से। कॉटन की खेती की जाती है। तो कॉटन की खेती के लिए ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्लैक सॉइल मतलब काली मिट्टी, और वार्म क्लाइमेट यानी गर्म वातावरण चाहिए कॉटन को ग्रो करने के लिए। तो ऐसा क्लाइमेट और सॉइल कहाँ मिल सकता है हमारे इंडिया में? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में। तो जो कॉटन प्लांट होता है, उसके जो फ्रूट्स होते हैं, जिन्हें हम कॉटन बॉल्स भी बोलते हैं, तो कुछ इस तरह से कॉटन बॉल्स दिखते हैं। तो ये किसी लेमन के जैसे दिख रहे हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये जो बॉल्स होती है ना, वो बर्स्ट हो जाती हैं, वो फूट जाती हैं। और फूटने के बाद कॉटन फाइबर्स से कवर्ड सीड्स दिखने लगते हैं। तो ये कुछ स्नो की तरह नहीं दिख रहा है आपको? जब कॉटन बर्स्ट हो जाती है तो पूरा कॉटन फार्म कुछ इस तरह से दिखने लगता है। कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है, एकदम स्नो के जैसा। तो जब कॉटन को उसकी बॉल से निकाल लिया जाता है, तो उसके सीड को हम अपने हाथों के द्वारा या किसी मशीन के द्वारा कोम करके सेपरेट कर लेते हैं। जिस तरह हम कंघी करते हैं ना, उसी तरीके से हम कॉटन के फाइबर को उसके सीड से अलग करते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गिनिंग। तो गिनिंग का कंसेप्ट आप सबको समझ आया? अब हम बात करते हैं जूट के बारे में। तो जूट क्या होता है? जूट भी एक नेचुरल फाइबर है, जो कि हमें मिलता है जूट के प्लांट से। बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, इन एरिया में जूट की खेती होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेन अच्छी होती है। जब इसमें फ्लावर्स आने लगते हैं ना, तब इसके स्टेम को काट लिया जाता है और उसे पानी में भिगो के रख देते हैं। आप देख सकते हो ना कि इस इमेज में किस तरह इन जूट के स्टेम को भिगो के रख दिया गया है, और कुछ दिन इसी तरह इमर्स रहने के बाद इसमें से फाइबर्स को अलग कर लिया जाता है। तो ये दिख रहे हैं आपको जूट के फाइबर्स, इस तरह इसे सुखा लिया जाता है। और जूट से क्या क्या चीजें बन सकती है? जूट से हमारे गनी बैग्स बनते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह फाइबर से यान बनाया जाता है। जब हम फाइबर से यान बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोलते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है? जिसका भी हमें यान बनाना है, उसे बहुत सारी क्वांटिटी में लिया जाता है और उसको ट्विस्ट किया जाता है, और ट्विस्ट करने के बाद इसके फाइबर्स को एक साथ लाया जाता है। और फाइबर्स जैसे ही एक साथ आते हैं,
और ये यान बना लेते हैं। आपने कभी दिया जलाने के लिए बाती बनाई है? तो आप क्या करते हो बाती बनाने के लिए? थोड़ी सी अमाउंट में कॉटन लेते हो और वो कॉटन को ट्विस्ट करके उसकी बाती बना लेते हो। तो कुछ उसी तरह से फाइबर से यान भी बनता है। यान बनाने के लिए हम तकली या चरखा का भी यूज कर सकते हैं। तो पहले के टाइम में तकली और चरखे का यूज हम स्पिनिंग के लिए करते थे। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी चरखा चलाते थे और चरखा तो हमारे राष्ट्रवाद, हमारे नेशनलिज्म का भी सिंबल बन गया था। इवन हमारे फ्लैग में भी चरखे का सिंबल आ गया था। तो ये चरखा कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसी चीज से आप समझ सकते हो। और आजकल तो बहुत सारी स्पिनिंग मशीन्स भी आ गई हैं जिससे हमारा काम और ज्यादा इजी हो गया है। यदि हमें यान से फैब्रिक बनाना है तो यान से फैब्रिक बनाने के लिए दो प्रोसेस होती है। तो पहली प्रोसेस है वीविंग और दूसरी प्रोसेस है निटिंग। तो वीविंग क्या होता है हम ये देखते हैं। The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. Weaving of fabric is done by looms called hand loom. तो जब हम दो यान के सेट को, मतलब चार यान, टू सेट मतलब फोर यान्स, जब हम फोर यान्स को एक साथ लेके आते हैं और उससे फैब्रिक बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीविंग। तो आप इस पैटर्न से समझ सकते हो कि हमने टू सेट ऑफ यार्न की मदद से किस तरह इस फैब्रिक को बनाया। हैंडलूम मशीन किस तरह से होती है? ये जो लेडी आपको मशीन यूज करते दिख रही है ना, इसे हम हैंडलूम बोलते हैं। आजकल बहुत बड़े बड़े हैंडलूम्स भी आ गए हैं जिससे हमारा काम और इजी हो गया है। अब निटिंग क्या होती है? निटिंग तो आपने अपने घर में मम्मी, दादी या नानी को करते तो देखा ही होगा। निटिंग मतलब क्या? हम जब स्वेटर बुनते हैं तो एक ही धागे से पूरा एक स्वेटर बना लेते हैं। एक ही वुलन रोल से हम पूरी एक स्वेटर बना लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं निटिंग। तो निटिंग से भी हम फैब्रिक बना रहे हैं। तो फैब्रिक बनाने के लिए कौन सी दो प्रोसेस होती हैं आप लोगों को समझ में आए? यदि कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को लिखें ताकि हम उस डाउट को सॉल्व कर सकें। अब बारी आती है हमारे गुड बाय क्वेश्चन की। सो सेपरेशन ऑफ फाइबर्स ऑफ कॉटन फ्रॉम इट्स सीड इज नोन एज। जब हम कॉटन के फाइबर्स को उसके बीज से अलग करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ए वीविंग, बी स्पिनिंग, सी निटिंग या डी गिनिंग। ए बी सी डी जो भी आंसर हो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चैनल का नाम है माई क्लासरूम। यस, दिस इज योर क्लासरूम।